भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये इट्स एलपीयू, नजर नहीं आ रहा कि ये एलपीयू है। भारत माता की। मेरी अकेली की आवाज आपसे ज्यादा आ रही है। मुझे आपको हराना है इसमें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज भारत के गणतंत्र के 77वें दिवस पर मैं आप सबको, पूरे भारतवर्ष को अपनी तरफ से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। तालियों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, भारत भारत हम सब जानते हैं एक ऐसा देश है जिसमें बहुत विसंगतियां हैं। हम जब ब्रिटिश भारत पर आए उस टाइम भारत जीडीपी का, दुनिया की जीडीपी का 27% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो वो 4% रह गया। लेकिन इन सब के बावजूद आज भारत फिर से वापस से विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। इस सब में ये आप सबके लिए तो मुबारकबाद है और आप सबकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ होता है। भारत में 22 भाषाएं हैं, लेकिन 1600 लोकल भाषाएं और डायलेक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। भारत में यदि सिर्फ हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो 84 लाख देवी देवता या भगवान है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, फिर भी हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भारत ही है जो कर सकता है। मैं पीछे यूरोप गया ऑल पार्टी डेलीगेशंस में, तो मैं जब गया लातविया, स्लोवेनिया और दूसरे देशों में गया तो मैंने पता किया कि देश क्यों बने। तो हर एक की एक ही बात थी कि जितने भी देश यूरोप में बने आमतौर पर वो भाषा की वजह से बटे और बने हैं, क्योंकि पूरे यूरोप का साइज तकरीबन भारत के बराबर ही है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1600 भाषाएं होने के बावजूद भी आज हम एक है। ये भारत की शक्ति है, आप लोगों की शक्ति है। हर 10 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी हम एक है। ये भारत की शक्ति है। इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भारत की शक्ति है, आपकी शक्ति है। आप जैसे जानते हैं कि मैं आजकल कंसल्टेटिव, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव डिफेंस कमेटी का मेंबर हूं, तो उस वजह से पिछले हफ्ता ही मुझे फौज के अलग अलग ठिकानों में जाने का अवसर मिला। एयरफोर्स में भी गए, नेवी में भी गए, कोस्ट गार्ड में भी गए, और जगह भी गए। और वहां देखकर, क्योंकि उनकी लेबोरेटरीज भी थी डीआरडीओ की, वहां भी गए, तो वहां देखकर एक बहुत ही बड़ा सुकून मिला, बहुत ही हौसला हुआ कि जो भारत की रिसर्च है वो डिफेंस में भी एक अव्वल दर्जे की है। भारत के जो डिजाइन है डिफेंस में भी, वो भी अव्वल दर्जे के हैं। और जो भारत की फौजें हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे आर्मी है, उन सब की तैयारी भी अव्वल दर्जे की है। तो ये मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत बहुत ही लक्ष्य की बात है। और जब पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने में, और भारत की फौजों ने जो पराक्रम दिखाया, जो पाकिस्तान को धूल चटाई और पूरे विश्व में ये बता दिया कि भारत जब चाहे, जैसे चाहे, पूरा सटीक हमला करके दुश्मन के वहां पहुंच सकता है, चाहे उनके परमाणु संयंत्र हो, चाहे उनके हवाई अड्डे हो। ये जो काम है ये दुनिया का और कोई देश नहीं कर सका, ये सिर्फ भारत ही कर सका। तो मैं उस सबके लिए आपको मुबारकबाद देना भी चाहूंगा। और भारत की सैन्य शक्ति
उसके लिए भी मेरे हर्ष है और एक हौसला पैदा होता है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ सैन्य शक्ति, यदि हम विश्व युद्ध वन एक की बात करें, विश्व युद्ध दो की बात करें या बाद की भी बात करें, किसी भी देश का मापदंड आगे बढ़ने का या ताकतवर होने का उसकी सैन्य शक्ति होता था, उसकी मिलिट्री पावर होता था। लेकिन समय बदल गया। आज के दिन यदि ड्रोन उड़ रहे हैं उसको क्या कौन कंट्रोल करता है? यदि मिसाइल चल रही है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? यदि टैंक्स चल रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? फाइटर जेट उनको कौन कंट्रोल करता है? यदि पनडुब्बियां हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। उनको सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। जितनी जरूरत हार्डवेयर की है, कनेक्टिंग पावर की है, उससे ज्यादा जरूरत सॉफ्टवेयर की है। और वो कौन बनाते हैं? वो सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं उसके बाद में बात करेंगे। इसके साथ साथ आज देश, मुझे नहीं लगता कि आमने सामने होकर लड़ते हैं ज्यादातर। आजकल लड़ाई कैसे होती है ज्यादा? आजकल मिलिट्री वारफेयर कम होती है या निग्लिजिबल होती है, आजकल इकोनॉमिक वारफेयर होती है। हमने देखा ट्रंप साहब ने क्या किया जी, टैरिफ बढ़ा देंगे, उसकी धमकी से अपनी बातें मनवा के जा रहे हैं। भारत तो नहीं माना, लेकिन बाकी देश मान गए हैं। भारत मानेगा भी नहीं, क्योंकि भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार है। भारत नहीं मानेगा, लेकिन बाकी देश मान गए हैं। सैंक्शंस लगा देते हैं, सप्लाई चेन रोक लेते हैं, मिनरल्स, ऑयल की सप्लाई रोक लेते हैं। इस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, इकोनॉमिक पावर के थ्रू वो दूसरे देशों को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पावरफुल क्या होगा? इकोनॉमी। और हमें खुशी है कि भारत, जैसे मैंने बताया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और कुछ समय बाद, 2-3 साल बाद वो 3rd लार्जेस्ट भी आ जाएगा। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या जो मैंने पहले बोला, कनेक्टिंग पावर से ज्यादा पावरफुल है सॉफ्टवेयर और इकोनॉमी। इन दोनों की ग्रो कौन ला सकता है और कौन ला रहा है? वो भारत के युवा ला रहे हैं। दोनों की ग्रोथ भारत के युवा ला रहे हैं और वो ही आगे लेकर आएंगे। और भारत के युवा को शक्तिशाली क्या बनाता है? भारत के युवा को शक्तिशाली बनाती है शिक्षा। शिक्षा जो आप दे रहे हैं, शिक्षा जो आप ले रहे हैं। भारत के युवा को रटना पसंद नहीं है, उसको समझ के पढ़ना पसंद है, रटना पसंद नहीं है। भारत के युवा को, दे वांट टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय ओल्ड फॉर्मूला ऑफ जो रटने का था उसके थ्रू नहीं करना चाहते। भारत का युवा नई नई चीजें सीखना चाहता है, नए नए आविष्कार करना चाहता है, नए नए तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। वो पुराने लॉर्ड मैकिन्ले की एजुकेशन के थ्रू आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो भारत का युवा है। भारत का युवा नौकरी करना नहीं चाहता, नौकरी पैदा करना चाहता है। ये भारत का नया युवा है। भारत का युवा डर के नहीं रहना चाहता, वो हौसले से रिस्क लेके, खतरे लेके आगे बढ़ना चाहता है। ये भारत का नया युवा है। भारत का युवा नए सपने देखता है जिंदगी को आगे बढ़ाने के, अपने भी और देश के भी। ये भारत का युवा। और उस भारत के युवा की शिक्षा कैसी हो? नए भारत के नए युवा की शिक्षा कैसी हो? वो शिक्षा वो होनी चाहिए जो एलपीयू शिक्षा क्रांति के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा है। ये वो एलपीयू कर रहा है। पिछले वर्ष 26 जनवरी को इसी मंच से मैंने आह्वान किया था कि भारत में हम शिक्षा की क्रांति लेकर आएंगे। भारत वो देश है जिसने अलग अलग तरीके से क्रांति की है। जब जरूरत पड़ी तो फ्रीडम मूवमेंट की क्रांति की, और आज जरूरत पड़ी हरित क्रांति की, दूध की क्रांति की, और आज जरूरत है भारत को शिक्षा की क्रांति की। क्योंकि भारत का युवा
नए तरीके से आगे बढ़ना चाहता, वो पुराने तरीके से पुराने भरे से आगे बढ़ना चाहता। और वो एलपीयू, आपकी यूनिवर्सिटी एलपीयू भारत में शिक्षा का नया तरीका, नया आयाम लगातार करती जा रही है और आगे और करती रहेगी। 20 वर्ष पूर्व हमने ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का नारा दिया और 20 साल उसको सक्सेसफुली किया। और पिछले वर्ष हमने रेवोल्यूशन इन एजुकेशन का नारा दिया, एलपीयू का यहां से दिया गया और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टीचर्स, मेरे सारे स्टाफ दिल से उसमें काम कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट जो वहां बैठे हैं दिल से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और सहयोग करते हुए शिक्षा में नई क्रांति ला रहे हैं। नए भारत में नई क्रांति शिक्षा के माध्यम से आएगी और वो एलपीयू से आएगी और आपसे आएगी और वो आप लेके आएंगे। आप देंगे देश को शिक्षा का मॉडल, आप देंगे दुनिया को शिक्षा का नया मॉडल। वो भारत देगा और भारत में वो एलपीयू देगा और एलपीयू में वो आप सब देंगे शिक्षा का नया मॉडल क्या हो जो आप करके दिखा रहे हैं। भारत का युवा जब पढ़ता है, मेरा यह आह्वान है आप सबको कि जब आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटशिप के दौरान आप जो फीस देते हैं यूनिवर्सिटी को, वो फीस आपने स्टूडेंटशिप के दौरान जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन में भी है, उसके माध्यम से कमा के आपने पेरेंट्स को वापस करनी है। जो आप फीस यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, आपने यहीं से कमा के उसको अपने पेरेंट्स को वापस करना है। जिस दिन आप वो कर लेते हैं, भारत में शिक्षा क्रांति आ गई, एलपी में शिक्षा क्रांति आ गई, तो वही आप सबको लेकर आनी है। दोस्तों, आज क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, तो आज हम सब मिलके ये आह्वान करेंगे कि जो शिक्षा क्रांति एलपीयू लेके आया उसको जल्द से जल्द पूरे तरीके से अडॉप्ट करेंगे, कामयाब बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक नया मॉडल देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके कैंपस में आए थे और वो देश को एक नया नारा देके गए थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान में। उन्होंने यहां पर जय अनुसंधान जोड़ा था, आपके कैंपस में जोड़ा था। किसी भी प्रधानमंत्री, भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक सिर्फ 2 प्रधानमंत्री पहले थे जिन्होंने देश को नारा दिया। तीसरा जो प्रधानमंत्री जो नारा दिया वो आपके कैंपस में गया। इससे बड़ा मान सम्मान किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो सकता। आज मैं एक नई उम्मीद करने जा रहा हूं आप सबसे। जब भी भारत में कोई भी प्रधानमंत्री, जब भी भारत के प्रधानमंत्री दोबारा यूनिवर्सिटी में आपके कैंपस में आए, तो वो देश को एक और नया नारा देके जाएंगे और वो नारा होगा जो पहले है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और उसमें एक नया शब्द जोड़ के जाएंगे और एलपी में जोड़ेंगे जो मुझे उम्मीद है, जय शिक्षा। जय शिक्षा, जो नई शिक्षा है भारत की, वो एलपी से आएगी और एलपी से आ रही है। तो ये नया नारा मुझे उम्मीद है जब भी प्रधानमंत्री आपके कैंपस में आएंगे, एक नया नारा होगा देश के लिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय शिक्षा। ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।